Okay. Okay. So friends, uh, once again, welcome back and very good afternoon, everybody. I hope you are safe. You are enjoying this new era, this new way of learning. So friends, so far we had discussed the capacitor and potential, in which we had discussed the potential energy stored in the capacitor. We also had discussed the energy density of a capacitor. Potential energy, energy density, we had discussed. And then after we had discussed a number of numericals based on the capacitor and other topic. Today, I'm going to discuss the remaining theory. Last in the theory, we had discussed the question number 30. તું કેવી લાગે? Question number 30 સુધી discuss કર્યો છે. પવિત્ર? 31 is also discussed. Please make your mic in a mute state, Nandish. Okay. So question number 31 is also we had discussed, that is the energy density. Now question number 32 and question number 33. Are you able to hear me clearly? Yes, sir. Okay. Question number 32 and 33, these two topics are still left. And the remaining topic are actually extra, which is not required to prepare. So let's just complete the question number 32 and 33. So that is the end of the theory. So question number 32 is how does the polarization, how does the polarized dielectric modify the original electric field inside it, inside the capacitor actually. So क्वेश्चन क्या है वो पहले समझते हैं. क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा. कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर, दो प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या होगा. तो वैसे आपको पता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर आप मेटालिक रीजन अगर रखते हो तो इनसाइड द मैटर व्हाट वाज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बताएगा. अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम मेटालिक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो मेटालिक ऑब्जेक्ट का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इंक्रीज होता है. Zero. हाँ, मेटल की अगर बात करते हो तो मेटल के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. बट अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हम प्लेस करते हैं, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, तो याद करो हमने सीखा हुआ है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है बट वो 0 नहीं होता है. तो वो कितना होता है वो आज हम पढ़ेंगे, वो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन समझ में आया आपको फ्रेंड्स? क्या है क्वेश्चन आज का कि अगर कैपेसिटर के प्लेट के दो प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इंसर्ट करते हैं तो वहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक Friends, are you able to hear me? Yes, Yes, sir. sir. Okay. On your screen, I think a whiteboard is there, right? Yes. Okay, fine. चलो मुझे एक बार बता दो आज पढ़ना है क्या, क्वेश्चन करना है, क्या करने वाले फ्रेंड्स मुझे बता दो. When we place some metal or metallic plate between two plates of the conductor, what will be the क्या करेंगे आज हम? question 32 33? क्या करेंगे? अरे आज का क्वेश्चन का एम क्या है बता दो एक बार. चैप्टर कंप्लीट करना है. नहीं नहीं नहीं, आप सुन नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. नहीं, ऐसे नहीं मजा आएगा.
when we place a metallic plate or metallic conductor between अगर हम आज का जो हमारा टास्क है वो ऐसा है कि अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में अगर रखते हैं तो उसका क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। देखो, सपोज दिस आर द टू प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर एंड आई ऑलरेडी हैड चार्ज्ड। मैंने कैपेसिटर को ऑलरेडी चार्ज करके रखा हुआ है। कैपेसिटर को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका जो एक प्लेट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और दूसरा प्लेट जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। एंड यहाँ पे जो सरफेस डेंसिटी है उसको मैं सिग्मा बोलता हूँ या सिग्मा नॉट बोलता हूँ। सो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो बताएगा कोई मुझे। एप्सिलॉन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन। या the electric field between the two plate of a capacitor is, as you know, sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, that will be equals to sigma by epsilon naught. अभी तक मैंने केस वन in the absence of dielectric material, अभी तक मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंटर नहीं किया हुआ है। In the absence of dielectric material, okay, in the absence of any dielectric material, electric field between two plate of a capacitor, तो वो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जो है उसको E0 में बोलता हूं, तो दैट विल बी अ सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हियर आई कैन से एंड राइट नाउ आई कैन से द कैपेसिटेंस इज अज्यूम टू बी C नॉट। तो फ्रेंड्स, अभी जो उसका कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है। जब मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट नहीं किया है तो दो प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है एंड उसका जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन A बाई D है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एंटर करने वाला हूं। तो आपको पता है कि दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। कोई मुझे बताएगा कौन कौन से दो टाइप के? कोई बताएगा कौन कौन से दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या बोल रहे हो आप? डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही हुआ ऐसा हुआ कि इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही ऐसा हुआ कि वो इंसुलेटर है। wood
there are two kind of dielectric materials are there, polar and non-polar. तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं कि जिसके हर एक मोलेक्यूल या एटम्स के पास डाइपोल मोमेंट है, मतलब हर एक मोलेक्यूल या एटम एज अ डाइपोल बिहेव करता है, तो उसको पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं. एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ऐसा हुआ कि जिसके मोलेक्यूल या एटम्स डाइपोल मोमेंट जिसके पास नहीं है, तो दैट इज सेड टू बी अ नॉन पोलर. बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई नॉन पोलर मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, नॉन पोलर मोलेक्यूल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के सेंटर वो दोनों इनिशियली दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर लोकेटेड एट द सेम पॉइंट, and because of that reason the dipole moment of the non-polar molecule was zero. But when it enters in the electric field, its positive and negative charge will be separate out from each other, and because of that there is a dipole moment. The distance between the two charge, positive and negative charge, induces a dipole moment is induces. So what I ultimately want to say is that when you place a non-polar molecule in the electric field, then it will behave as a polar molecule. तो इसका मतलब ऐसा होगा कैपेसिटर ऑलरेडी मैंने चार्ज करके रखा हुआ है, मतलब उन दोनों के उस कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अब अगर मैं ये कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट के बीच में अगर चाहे पोलर या चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करूंगा, तो चाहे वो पोलर है या नॉन पोलर है, वो प्लेट के अंदर जाके तो एज ए पोलर ही बिहेव करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. In the presence of electric field, a non-polar molecule also behave as a polar molecule. तो अब क्या होगा कि मैं कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालने वाला हूँ, तो वो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक है या पोलर है, बट वो अंदर जाके वो क्या बिहेव करेगा, वो अंदर जाके पोलर ही बिहेव करेगा. यहाँ पे कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में एक मैंने मटेरियल इंसर्ट कर दिया, देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने इंसर्ट कर दिया. अब चाहे पोलर है या चाहे नॉन पोलर है, वो अंदर जाके पोलर ही बिहेव करेगा. मतलब कि हर एक मटेरियल है, वो जो मटेरियल है उसके हर एक मोलेक्यूल या हर एक एटम जो है बिहेव करेगा. तो मटेरियल का हर एक मोलेक्यूल जो है दैट विल बिहेव एज अ डाइपोल. बट आपको पता है कि अगर कोई डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो बताएगा कि डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या होता है, फोर्स जीरो होता है. हाँ, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट एनीबॉडी एल्स, रिजल्टेंट फोर्स जीरो. सही बात है, डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है. और कुछ, Torque zero. और कुछ, Try to become parallel to the electric field. आई एम नॉट एबल टू हियर क्लियरली, प्लीज. It will try to become parallel to the electric field. वेरी गुड. अगर डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क, फोर्स तो नहीं लगेगा बट उसके ऊपर टॉर्क लगेगा. टॉर्क का वैल्यू याद हो तो P क्रॉस ई है. तो वो टॉर्क क्या करने का ट्राई करेगा, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का ट्राई करेगा. तो यहाँ पे जो डाइपोल है, टॉर्क उसको क्या करने का ट्राई करेगा, और बिकॉज ऑफ द टॉर्क डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन करने का ट्राई करेगा. मतलब सारे जो डाइपोल है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि वो सारे डाइपोल को टॉर्क लगाने के बाद सारे को वो खुद के डायरेक्शन में अलाइन कर सकता है. वैसे यहाँ पे दो चीज होती है, यहाँ पे टेम्परेचर भी होता है. तो वो जो टेम्परेचर होता है ना, वो क्या करने का ट्राई करेगा पता है, टेम्परेचर जो है वो डाइपोल को मिस अलाइन करने का ट्राई करेंगे. वो डाइपोल को, सारे डाइपोल को मिस अलाइन करने का ट्राई करेगा टेम्परेचर. बट वी विल अज्यूम दैट द विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है. तो वो क्या करेगा कि सारे जो डाइपोल है
उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा डाइपोल का वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा। तो dipole will align in the direction of electric field because of the torque acting by the electric field. इलेक्ट्रिक के फील्ड के द्वारा जो टॉर्क लगेगा उसके द्वारा ये सारे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगी। तो इस हिसाब से कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप ध्यान से देखो तो जो कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट है वहां पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, देखो तुम। तो कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट है वहां पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, देखो कोई बताएगा मुझे? नेगेटिव। जो पॉजिटिव प्लेट है वहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और जो नेगेटिव प्लेट था पहले से जो नेगेटिव प्लेट था वहां पे आप देख सकते हो कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो अंदर के डाइपोल है उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। तो वो क्या करेंगे कि एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर देंगे। मतलब ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये सब की बात कर रहा हूँ, ये सारे जो आप दिख रहे हो ना इसकी बात कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव एकदम नजदीक है तो वो क्या कर देगा, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देगा। तो अब क्या होगा कि इतना जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है मैं यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना जो पोर्शन है तो इतना जो ये जो पोर्शन है तो वो जो इतना जो पार्ट है ना वो सारा एक दूसरे के द्वारा कैंसिल हो जाएगा। इतना पोर्शन वो पूरा एक दूसरे के द्वारा कैंसिल हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूं। तो अब देखो तो क्या बचेगा, जो पॉजिटिव प्लेट है उसके पास खाली नेगेटिव चार्ज बचेगा और जो नेगेटिव प्लेट है उसके बाजू में पॉजिटिव चार्ज बचेगा। बीच वाले जो डाइपोल्स है उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एकदम एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। ये जो पूरा चीज है, ये बीच वाला जो पार्ट है वो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो पूरा, ये बीच वाला जो पार्ट है वो पूरा मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दैट इज कैंसल्ड आउट। तो वो सारा मतलब कैंसिल हो जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि बीच वाला जो पार्ट है उसको कैंसिल कर दिया, बट ये पूरा कैंसिल। बट आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव प्लेट है वहां पे इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है और नेगेटिव प्लेट है वहां पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे जो चार्ज अक्यूमुलेट होता है उसको बाउंड चार्ज बोलते हैं। और देखो सोचो आप, ये कैपेसिटर का 2 प्लेट है और उसके बीच में 2 प्लेट के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब ऐसा, ये रहा देखो, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, उसके बीच में मैंने ऐसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो ये पॉजिटिव प्लेट है उसके बाजू में ये जो स्लैब है डाइलेक्ट्रिक का वहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और जो ये नेगेटिव चार्ज है उसके बाजू में जो स्लैब है वहां पे इस पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ऐसे मतलब ये जो एक्यूमुलेशन होगा वो भी सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। ऐसे 2 प्लेट के बीच में ऐसे 2 प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने फिल किया हुआ है। तो ये जो मटेरियल है उसके इस सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट है तो वहां पे नेगेटिवली एक्यूमुलेशन होगा और जो नेगेटिव है वहां पे यहाँ पे पॉजिटिव एक्यूमुलेशन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो एक्यूमुलेट होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर वो भी सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो अगर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम उसको सिग्मा अज्यूम करते हैं तो यहाँ पे माइनस सिग्मा आएगा एंड यहाँ पे प्लस सिग्मा आएगा।
और इसका जो इलेक्ट्रिक, आपको ये पता हो है कि कोई भी अगर चार्ज है तो वो क्या करेगा? अगर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली बोलो, बताओ मुझे, कोई भी चार्ज है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इंड्यूस्ड चार्ज के द्वारा, ये इंड्यूस्ड चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉजिटिव इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसके डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? ऑपोजिट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे when we place a dielectric material between two plates of capacitor, अगर हम कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करते हैं तो क्या होगा? देन charges are induced at a positive plate, I can say a negative charge is induced and at a negative plate, जो पहले से नेगेटिव प्लेट थी, I can say a positive charge is induced. तो फ्रेंड्स, अगर चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि डाइपोल मोमेंट भी जनरेट हो रही है। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी जनरेट होगा। तो आई कैन से दैट if induced charge is having surface charge density sigma, then charge can be written as a, चलो कोई मुझे बताएगा क्या लिखना चाहिए मुझे? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होगा उसको मुझे क्या लिखना चाहिए? प्लस और माइनस सिग्मा है। कहाँ से आया ये? तो सिग्मा इज इक्वल टू, आपको पता है कि चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर चार्ज को फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिग्मा है। और ये मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिखा? प्लस और माइनस मैंने इसलिए लिखा बिकॉज एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव चार्ज है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ प्लस और माइनस सिग्मा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस और? Yes, sir. ओके। अब मुझे डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, इसका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है मुझे। तो कोई मुझे बताएगा डाइपोल मोमेंट कैसे मिलेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट? 2aq. नाउ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये जो चार्ज P dot इंड्यूस हो रहा है उसका डाइपोल मोमेंट मुझे फाइंड करना है।
तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। डाइपोल मोमेंट आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू द डिस्टेंस, यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है उस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। और यहाँ पे टू प्लेट का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डी होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस 2a के बदले यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा, एंड चार्ज के बदले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सिग्मा ए है। तो फाइनली आई कैन से द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कैन बी गिवन बाय सिग्मा इनटू एडी। नाउ अ न्यू क्वांटिटी कम्स अंडर द एक्जिस्टेंस, एक नया क्वांटिटी पिक्चर में आ रहा है, एंड दैट क्वांटिटी इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। Intensity of a polarization. So intensity of polarization कैपिटल P उसको बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन ऐसा है कि induced dipole moment per unit volume. So induced dipole moment per unit volume which is known as a intensity of polarization। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, तो डाइपोल मोमेंट हमने क्या प्रूव किया, दैट इज a into d, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी एडी है। तो फाइनली ऐसा कह सकते हैं ये जो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जितना है। So magnitude of the intensity of polarization is actually a sigma, and this way I can say polarization, this is called a polarization। देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, तो उसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। पहले क्या था कि कोई अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या होता है कि सारे जो डाइपोल होते हैं ना वो पूरे रैंडमली ओरिएंट होते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो सारे डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंट होते हैं, तो उसके अंदर कोई नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, बिकॉज सारे डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो उसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट का अगर वेक्टर एडिशन करते हो, वेक्टर एडिशन, तो वो जीरो हो जाता है। बट अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। तो ये डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने का जो इवेंट है उसको पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अब व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट शुड बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। कोई मुझे बताएगा अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई बोलता हूं, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी इनिशियली इट वाज जब मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा था तो एट दैट टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट था। जब मैंने कोई मीडियम नहीं रखा था तो एट दैट टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अब मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सर K sigma naught upon epsilon naught। नहीं, अब वो तो लास्ट में सोचेंगे, बट मुझे ये बताओ कि अब देखो सोचो, सिंपल सी चीज है कि देखो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा नॉट, इसको मैं सिग्मा बोलता हूँ, सिग्मा नॉट के बदले मैं उसको सिग्मा बोल देता हूँ। तो इनिशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, और यहाँ पे जो डाइपोल, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो नया चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको पोलराइजेशन के सिंबल को P बोलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये जो नया यहाँ पे जो इंड्यूस हो रहा है डाइपोल मोमेंट, उसको मैं सिग्मा P बोलूंगा। इंड्यूस्ड सरफेस डेंसिटी को मैं सिग्मा P बोलूंगा माइनस सिग्मा P, और यहाँ पे पहले से जो था वो क्या था,
वो था प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब ये जो नया डेंसिटी प्रोड्यूस हुआ है उसको मैं सिग्मा पी बोलूंगा। अब सोच के बताओ कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगा। पहले ऑलरेडी जो था वो सिग्मा के द्वारा था, अब यहाँ पे सिग्मा भी है सिग्मा पी भी है, बट सिग्मा पी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सिग्मा पी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो व्हाट शुड बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ? तो अब सोच के बताओ क्या होगा। माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट। पहले जो था वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। अब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो आप, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था वो कौन से डायरेक्शन में था? वो इस डायरेक्शन में था। हमारा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में था, और जो प्रोड्यूस हो रहा, अब जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो मतलब ऐसा हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पहले कितना था? तो कि भाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। अब कितना है? प्रोड्यूस कितना होगा अपोजिट डायरेक्शन में? तो अगर उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी है तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन विल बी सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अपोजिट डायरेक्शन में इतना प्रोड्यूस हुआ। तो फाइनली आई कैन से द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैन से विल बी अ सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे क्वेश्चन क्या था कि अगर हम कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में अगर हम मीडियम को प्लेस करते हैं तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे चेंज करेगा और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिलेगा, वो क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने दो तीन चीज सीखी कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर रखते हैं तो पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सारे डाइपोल रैंडम थे, तो अब क्या हो जाएगा कि वो रैंडम ओरिएंटेड के बदले वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो उसके द्वारा क्या होगा कि उसके द्वारा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। तो वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, और इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, ये जो पोलराइजेशन प्रोसेस है वो खत्म किया कि उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन क्या है वो भी हमने प्रूव किया। अब उसके इंड्यूस्ड होने, ये डाइपोल इंड्यूस जो हो रहा है डाइपोल मोमेंट, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिखेंगे? तो जो था उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाउंड टू बी अ सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म, एक क्वेश्चन होगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा फॉर्मेशन होगा। हाँ बोलो, कोई पूछना चाहता है? हाँ सर, यहाँ एप्सिलॉन ना આવે આપણે ડાઇલેક્ટ્રિક મટીરીયલ પ્લેસ કરીએ તો હવે એ પ્રૂવ કરવાનું છે, હવે એ પ્રૂવ કરીશું આપણે। એટલે હવે છે ને એવું પ્રૂવ કરીશું કે આ જે રિઝલ્ટન્ટ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ છે એ E0 by K થઈ જશે। એટલે હું એવું now on the consequence of this we are going to prove that it is this equation can be written as a sigma by epsilon in case of epsilon naught। तो that is going to be prove here, वो अभी हम प्रूव करेंगे कि जहां पे वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में टेक इट फॉर द ग्रांटेड कर लिया था कि अगर कोई मीडियम होता है तो हमको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बदले परमिटिविटी ऑफ मीडियम लेना है। अब वो क्यों लेना है वही हम चीज डिस्कस कर रहे हैं कि वो मीडियम के अंदर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बदले परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्यों लेना है, वही हम अभी प्रूव करने वाले हैं, वही चीज अब डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, तो जो आप बोल रहे हो वही लास्ट में तो वही आ जाएगा, लास्ट में वही हम वहां पे ही पहुंचेंगे। बट यहां तक समझ में आया आपको? भी यहां तक समझ में आया? किसका डाउट था ये? क्या मेरी आवाज अब सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो यहां तक समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, तो देखते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसको मैं अभी टेक्स्ट बुक का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मतलब नोट्स का। देखो क्या दिया हुआ है, हाउ डज द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मॉडिफाई द ओरिजिनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या पूछा हुआ है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो ओरिजिनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है। तो देखो क्या वन बाय वन हम लिखते देखते हैं क्या होता है।
when the polar or non-polar molecule placed in the external electric field, electric dipoles electric develop field dielectric develop a net dipole moment. अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। वो क्यों इंड्यूस होता है वो हमने पूरा देखा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज अ पोलराइजेशन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल P। तो डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होगा पर यूनिट वॉल्यूम उसको इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। तो न्यू क्वांटिटी कम अंडर द एग्जिस्टेंस। अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन तो क्या लिखोगे आप? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन? बोलो क्या आएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट पर वॉल्यूम मतलब कूलम मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर। सही बात है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड वैसे भी हमने प्रूव किया था ना, वैसे भी हमने क्या प्रूव किया था कि वो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन का प्रूव किया था हमने, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना था, याद है आपको? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैसे यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर ही होता है। तो वो भी हमने प्रूव किया था। अब देखो क्या लिखा हुआ है। एक और चीज मैं कहना भूल गया कि अब ये चीज आपको याद रखना है कि जो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम प्रोपोर्शन में होता है। और अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हो तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट काई ई मिलेगा। ये कांस्टेंट काई ई जो है वो दो चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करते हो तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हो तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, उसको काई ई बोलते हैं और उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। दिस काई ई इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब देखो, अब मैंने जो समझाया वो पूरा चीज आया यहाँ पे। कंसीडर रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था और वहां पे मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा अलग से समझाया हुआ है। दिस फील्ड कोज अ यूनिफॉर्म पोलराइजेशन P ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि भाई पोलराइजेशन जो है, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन इज नेम्ड एज अ पोलराइजेशन एज वेल। मतलब ये जहां पे अगर पोलराइजेशन लिखा हुआ था तो उसका मतलब आपको इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन करना है। तो सपोज के यहाँ पे पोलराइजेशन P है तो आपको ये पता है कि वैसे पोलराइजेशन क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर पोलराइजेशन को वॉल्यूम के से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? पोलराइजेशन को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को मैंने PT बोला हुआ है। तो अगर पोलराइजेशन P है तो उसको डेल्टा V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? वो डेल्टा V जितना वॉल्यूम है ना, डेल्टा V जितना वॉल्यूम है उसका मुझे डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। बट मुझे ये बताओ कि ये जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब ये डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ वो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये नया जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा? बताओ मुझे। अपोजिट। हाँ, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो लिखा हुआ है कि डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, बराबर है। अब डेल्टा V is a microscopically small but contains very large number of dipole. That is okay. It is has a no net charge. A net charge तो dipole में 0 ही होता है, but has a net dipole moment. This is because of a positive charge of one dipole is close to negative charge. However, देखो अब ये जो है वो चीज मेन है। However, at the surface of the dielectric normal to the electric field, this is a evidently net charge density. The
the dipole near to the positive plate has a negative charge lined up towards the positive plate. Similarly, dipole near the negative plate, there is a positive charge lined up towards the negative plate. This induced charge are called bound charge. मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा. इसका फिगर यहाँ पे देखो, ये जो है ये यहाँ पे लिखना रह गया है, बट ये जो है वो पॉजिटिव प्लेट है. तो पॉजिटिव प्लेट के पास में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड नेगेटिव प्लेट के पास में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. अब thus the polarization dielectric is equal to two charge surface density having surface charge density plus sigma p and minus sigma p. The field produced by this surface charges opposes the external electric field, hence the total electric field is reduces. In the absence of dielectric, the electric field was a sigma by epsilon naught. But in the presence of dielectric, the net electric field can be given by सिग्मा माइनस सिग्मा बी पाई एप्सिलॉन. तो ये पूरा जो थ्योरी है वो आपको एज ए एमसीक्यू ही लर्न करना है. मतलब इसमें आपको खाली एक ही चीज समझना है. इसमें आप पूरा मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया, बट आपको खाली समझना इतना ही है कि अगर हम दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो वहां पे पोलराइजेशन होगा, बट वो पोलराइजेशन ऐसे होगा कि बिकॉज ऑफ दैट उसका नया इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर के साइड एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E0 है, तो अब आफ्टर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा p बाई एप्सिलॉन नॉट. तो खाली आपको ये चीज ही यहाँ पे सीखना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो आपको 2 या 3 मार्क्स में सॉल्व करना है. आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में प्रिपेयर करना है. तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटर. अब यहाँ पे कैपेसिटेंस का प्रूव करना है. तो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ अ कैपेसिटेंस. तो वैसे हमको पता ही है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, हमको पहले से ही पता है. क्या आंसर आने वाला है कि इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस. वो k टाइम इंक्रीज हो जाएगा, वो हमको पहले से ही पता है, बट उसको मैं अलग से प्रूव करता हूं यहाँ पे. देखो पूरा चीज ध्यान से समझते हैं. व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E0d एंड कैपेसिटेंस कैन बी गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट A by d. तो जब कोई मटेरियल एंटर नहीं किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस के फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. अब कैसा, अब यहाँ पे बोला है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, और जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि अब जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इट कैन बी गिवन बाय सिग्मा माइनस सिग्मा p बाय एप्सिलॉन नॉट. अब हमको ये तो पता ही है, वी ऑलरेडी नोज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी गिवन बाय ED. बट अभी किसकी बात कर रहे हैं, in the presence of a medium. अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, बट अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं है. अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा माइनस सिग्मा p बाय एप्सिलॉन नॉट है इंटू d होगा. बट अब एक चीज आपको याद रखना है कि सिग्मा माइनस सिग्मा p जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है.
ये जो सिग्मा माइनस, ये आपको याद रखना है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कि सिग्मा के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E0 was a sigma by epsilon naught. तो फ्रेंड्स सिग्मा यहां तक हम पहुंचे, पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया। अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है वो हम याद रखना है यहाँ पे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो सिग्मा बाय एप्स मतलब सिग्मा के ऊपर डिपेंडेंट। तो ऐसा कह सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू पी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय कैपिटल के। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्टली याद रखेंगे, इसको आपको याद रखना है। तो अब ये जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला मिला मुझे, तो वहां पे सिग्मा माइनस सिग्मा इन प्लेस ऑफ सिग्मा माइनस सिग्मा पी आई कैन राइट, इन प्लेस ऑफ सिग्मा माइनस सिग्मा पी आई कैन राइट सिग्मा बाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, वो तो क्यू बाई ए है। अब सिग्मा तो क्यू बाई ए है, तो क्यू बाई ए इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस तो क्यू बाई वी है। तो अगर अब आप क्यू बाई वी करोगे, अब आप क्यू बाई वी करोगे तो क्या मिलेगा आपको, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्यू बाई वी को सब जो को इक्वेशन बनाते हो तो आपको के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मिलेगा। तो फाइनली इट इज प्रूव्ड that in the presence of dielectric material, the new capacitance is equals to K into C naught। तो ये चीज आपको 3 मार्क्स में प्रिपेयर करना है, ये चीज आपको 3 मार्क्स में प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो थ्योरीज है ये चैप्टर का, वो सारा थ्योरी यहाँ पे खत्म हो रहा है। बाकी जो कुछ टॉपिक है जो वो आपको पिंक पेज में दिए हुए, मतलब वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो अगर आप रीड करना चाहते हो तो रीड करना, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये जो लास्ट में जो 2 थियरी है वो टोटली डिस्क्रिप्टिव है, आपको उसमें आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है आपको प्रिपेयर करना है 2 या 3 मार्क्स में। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपको जस्ट समझने के लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर यू एबल टू हियर, क्या मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है? Yes, sir. ओके तो फ्रेंड्स अब इस चैप्टर का 1 आध 2 न्यूमेरिकल बाकी है, तो वो अभी हम खत्म करने वाले हैं। सो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं नोट्स शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। चलो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, कोई इलस्ट्रेशन बाकी है कि इलस्ट्रेशन सारे खत्म हो गए? इलस्ट्रेशन कोई बाकी है या खत्म हो गए सारे? खत्म हो गए इलस्ट्रेशन सारे सर। ओके इलस्ट्रेशन खत्म। अब एक्सरसाइज में कौन कौन से बाकी है? एक्सरसाइज में कौन कौन से बाकी है? एट 9th 10 11 12 13 खत्म हुआ, एक 14 बाकी है। 14 एंड 16 क्लासरूम में ही कराऊंगा, 15 को मैंने खत्म कर दिया, 14 एंड 16 में आपको कराऊंगा क्लासरूम में। 17 खत्म हो गया, लास्ट में हमने 17 को डिस्कस किया था। 18 भी खत्म हुआ, 19 इज ऑल्सो वी हैड जस्ट डिस्कशन लास्ट। ये 20 मैंने करवाया बाकी था, या मैंने ये 20 करवाया होगा और उसके बेस पे मैंने हो गया। Am I right? हाँ सर, ये हो गया है। हिंदी हो गया है सर। 21 हाँ सर। लास्ट में मैंने 20 एंड 21 भी करवा दिया था। हाँ 21 से हो गया है। 22 भी, अच्छा हाँ।
तो अब एक ही न्यूमेरिकल मुझे करवाना है, वो है 23 और पीछे के साइड 24, 25 सारे मतलब ये पीछे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। हो गया सर। नहीं, ये 28 बाकी है अभी, 28 बाकी है, बाकी सारे खत्म है। मतलब 24 एंड ये आपको 23 अच्छा एक पहले 20 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सब सोचते हैं, 23 के बारे में सोचते हैं। चलो फ्रेंड्स, ये 23 जो क्वेश्चन है वो JEE 2018 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन है, वो JEE 2018 में था। पहले क्वेश्चन समझने की ट्राई करते हैं। An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad। एक टेक्नीशियन है के पास 2 माइक्रोफेरेडे के मतलब उसको 2 माइक्रोफेरेडे का कैपेसिटेंस लाना है और उसको कनेक्ट करना है 1 किलोवाट के साथ। कैपेसिटेंस लाना है उसको 2 माइक्रोफेरेडे और उसको कनेक्ट करना है 1 किलोवाट के साथ। उसके पास 1 माइक्रोफेरेडे के बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, 1 माइक्रोफेरेडे के बहुत सारे कैपेसिटेंस है और उसको लाना कितना है, उसको रिजल्टेंट कितना चाहिए, 2 माइक्रोफेरेडे का। और ऐसा दिया हुआ है कि कैपेसिटर जो है उसके पास 1 माइक्रोफेरेडे का, उसका जो कैपेसिटी है पोटेंशियल को विथस्टैंड करने का वो 400 वाट है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेडे कैपेसिटर आर अवेलेबल टू हिम, each of which can withstand a potential of 400 watt. Suggest the possible arrangement that required the minimum number of capacitor. तो मतलब एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा है कि एक इलेक्ट्रिशियन है, उसके पास बहुत सारे 1 माइक्रोफेरेडे के कैपेसिटर है और उसको उसमें से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि जिसके द्वारा उसके पास 2 माइक्रोफेरेडे का कैपेसिटर आ जाए। चलो कोई मुझे बताएगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन। 1 माइक्रोफेरेडे के बहुत सारे कैपेसिटर्स है और मुझे कंबाइन करके 2 माइक्रोफेरेडे करना है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा 1 माइक्रोफेरेडे कैपेसिटर्स को, तो मुझे 2 माइक्रोफेरेडे मिलेगा। कोई बताएगा मुझे? फ्रेंड्स, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? फ्रेंड्स, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? हाँ सर। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास बहुत सारे 1 माइक्रोफेरेडे के कैपेसिटर्स है और मुझे इफेक्टिव कैपेसिटेंस फेरेडे करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन मत देखो, आप खुद सोचो। सर n इंटू नहीं, एन बेन की क्या बात ही है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास 1 माइक्रोफेरेडे के बहुत सारे कैपेसिटर्स है और मुझे इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेडे करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे 2 माइक्रोफेरेडे का कैपेसिटर, सर सीरीज कनेक्शन। अच्छा कितने कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करेंगे बताओ? 2 माइक्रोफैराडे चाहिए। अच्छा, सीरीज अगर में। ओके डन। हाँ। अगर हम 1 माइक्रोफेरेडे के 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट तो 0.5 माइक्रोफेरेड आएगा, बिकॉज सीरीज इक्वल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, then if n number of equal capacitors are connected in series, then resultant capacitor comes out to be a C by n। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो 0.5, मुझे तो 2 लाना है 2, तो अब क्या करोगे बोलो? पैरेलल। अच्छा, अब आपने बताया कि 1 माइक्रोफेरेडे के कैपेसिटर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो सही बात है आपकी। 1 माइक्रोफेरेडे का कैपेसिटर अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट 2 माइक्रोफेरेडे आ जाएगा, बट एक प्रॉब्लम है। अब मुझे ऐसा यहाँ पे ऐसा भी दिया हुआ है
कि ये जो भी कॉम्बिनेशन है उसके साथ आपको 1 किलोवाट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा कि ये दोनों कैपेसिटर, दोनों 1 माइक्रोफैराड के जो कैपेसिटर है ना, वो दोनों के अक्रॉस 1 किलोवाट आ जाएगा। वो दोनों के अक्रॉस 1 किलोवाट, और उसका विथस्टैंड कैपेसिटी कितना है, वो कितना विथस्टैंड कर पाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट कैन विथस्टैंड ओनली अप टू द 400 वोल्ट। तो क्या ये कॉम्बिनेशन, हाँ, टू इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो 2 माइक्रोफैराड मुझे मिल गया, बट क्या वो विथस्टैंड कर पाएगा इसको, 1 किलोवाट को विथस्टैंड कर पाएगा? नहीं। दोनों के अक्रॉस 1 किलोवाट हो जाएंगे, बट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो तो 400 वोल्ट ही है। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो मिल गया, बट वोल्टेज जो है ना कैपेसिटर के, वो 400 से ज्यादा हो रहा है, मतलब वो यहाँ पे नहीं चलेगा। चलो एक और काम करते हैं, मैं आपको एक और सजेशन देता हूँ। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 कैपेसिटर जो है ना 1 माइक्रोफैराड के, उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो मुझे कोई बताएगा इसका क्या होगा इफेक्टिवली इन दोनों का? 1 ही होगा। सीरीज में कनेक्ट करेंगे। हाँ, तो क्या होगा इसका इफेक्टिव? 1 होगा। नहीं, 1 and 1 का सीरीज 0.5 0.5 0.5 अच्छा 0.5 हाँ। होगा। और ऐसे 4 कॉम्बिनेशन अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, तो अब मुझे बताओ इफेक्टिव क्या हो जाएगा? 0.5 0.5 तो कितना होगा? 2 माइक तो चलो 2 माइक्रोफैराड आ गया, तो हमारा हाँ। एक पर्पस सॉल्व हो गया कि इफेक्टिव तो 2 मुझे मिल गया। मुझे ये तो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई आप जो भी आपको मिलता है उसको आपको 1 किलोवाट के साथ तो कनेक्ट करना ही है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर इसको मैं 1 किलोवाट के साथ कनेक्ट करूंगा तो हर एक ब्रांच के अक्रॉस 1 किलोवाट मिलेगा। तो कोई एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना मिलेगा मुझे? कोई एक कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा? ए ब्रांच का जो वोल्टेज है वो 1 किलोवाट है, 1000 वोल्ट है। तो एक कैपेसिटर का वोल्टेज कितना मिलेगा? 25। ये 2 कैपेसिटर सीरीज में है और दोनों का इफेक्टिवली 2 कैपेसिटर का सीरीज को मिला के 1 किलोवाट हो रहा है। तो हर एक कैपेसिटर को कितना मिलेगा मुझे ये बताओ? अच्छा, मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ आपको। अगर ये 3 कैपेसिटर को सीरीज में मैंने कनेक्ट किया है और उसके साथ मैंने 300 वोल्ट को अप्लाई किया, तो हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा? 100 तो वही तो मैं बोल रहा हूँ तो कि 500 होगा। हाँ, यहाँ पे 2 कैपेसिटर सीरीज में है और उसके अक्रॉस 1000 वोल्ट है, तो हर एक कैपेसिटर का कितना होगा? 500 वोल्ट। तो क्या वो विथस्टैंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन भी फेल हुआ या सक्सेस हुआ? फेल हुआ। ये भी फेल हुआ, ये भी फेल हुआ। तो अब एक और चीज सोचते हैं। यहाँ पे 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया था, अब मैं क्या करूंगा? एक अब मैं तीन 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करूंगा। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा? 3.33 1/3 इट विल बी 1/3 होगा। तो मुझे ये बताओ, मुझे तो इफेक्टिवली 2 ही लाना है। तो अब ऐसे कितने कैपेसिटेंस में, इसने ऐसे कितने कॉम्बिनेशन में पैरेलल में कनेक्ट करूंगा? 6 हाँ, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 and 3। तो अब देखो 1/3 1/3 1/3 6 टाइम्स। तो 1/3 अगर 6 टाइम मिला देते हैं तो वापस से क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। चलो कॉम्बिनेशन 2 माइक्रोफैराड तो मिल गया।
बट वैसे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अब जो भी कॉम्बिनेशन आपको मिलता है उसको कितने कितने वोल्ट के साथ आपको कनेक्ट करना होता है। 1 किलोवोल्ट वो भी हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 1 किलोवाट के साथ कनेक्ट करना है उसको। अब देखो ये जो 3 कैपेसिटर है उसका इफेक्टिव 1 किलोवाट है, तो हर एक कैपेसिटर का कितना हो जाएगा, हर एक को कितना वोल्ट मिलेगा। 333.33। तो ये 333.33 वोल्ट मिलेगा, तो 400 वोल्ट से कम है। हाँ तो क्या ये कॉम्बिनेशन विथस्टैंड कर पाएगा। हाँ तो ये कॉम्बिनेशन विथस्टैंड कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन जेडबल ने पूछा था। तो कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड है ये बनाने के लिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड। 18। वैसे जेडबल में 400 नहीं था, जेडबल में 250 था, 250 वोल्ट था। अब सोच के बताओ कि हाउ मेनी कैपेसिटर आर रिक्वायर्ड। वहां पे जेडबल में 400 के बदले 250 वोल्ट था। तो मुझे ये बताओ तो क्या आंसर आना चाहिए इसी क्वेश्चन का, नंबर हाउ मेनी। 32। कौन बोला 32। कशिश। हाँ, इज द राइट आंसर 32। ये जेडबल का क्वेश्चन था। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पैरेलल में आएंगे उस ऐसे 8। 8 कॉम्बिनेशन पैरेलल में आएंगे। तो मतलब टोटल 8 4 32 कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड। सही बात है। बट फ्रेंड्स ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको पूरा क्वेश्चन समझाया। अब इसको लिखना कैसे है, बोर्ड के एग्जाम में अगर इसको पूछते हैं, एमसीक्यू में नहीं पूछते हैं, उसको बोर्ड के एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स से पूछते हैं, तो आप कैसे लिखोगे ये क्वेश्चन। अगर बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछते हैं तो ऐसे थोड़ी लिखोगे आप, ट्रायल एंड एरर मेथड तो नहीं चलेगा। तो मैं उसका पूरा मेथड अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा मेथड के साथ इसको मैं समझा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स अब मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करने वाला हूँ और ये जो पूरा न्यूमेरिकल्स है उसको मैं सिस्टमेटिकली व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ। ओके suppose n equal capacitor of 1 microfarad are connected in series. So I can say effective capacitance of a series combination of this series combination, effective capacitance of this series combination, इसको C1 बोलते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि it is a C by n. If n number of equal capacitors are connected in series, then the effective capacitance equals to C by n. बट यहाँ पे हर एक कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, हर एक 1 माइक्रो है, वो 1 को मैं लास्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा। और एक चीज, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन आई कैन से रिजल्टेंट पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है तो वो सारे पोटेंशियल को आपको ऐड करना है। बट यहाँ पे जो सारे कैपेसिटर है वो इक्वल है,
तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वल पोटेंशियल होगा, हर एक का पोटेंशियल इक्वल होगा, बट रिजल्टेंट पोटेंशियल आपको कितना लाना है, आपको 1000 वोल्ट लाना है। यहाँ पे n कैपेसिटर सीरीज में है तो NV इज इक्वल्स टू 1000, तो मतलब हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा, हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो 1000/n हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। बट आपको दिया हुआ है कि कोई एक कैपेसिटर है वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज बियर कर सकता है, 400. तो बट ऐसा दिया हुआ कि V इज लेस देन और इक्वल्स टू 400, वो तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 1000 डिवाइड बाई n इज लेस देन और इक्वल्स टू 400, मतलब ऐसा हुआ कि n इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 400, मतलब n इज ग्रेटर इक्वल्स टू, n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 2.5 है। तो मुझे ये बताओ कि n का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, उसको 2.5 से ज्यादा, इंटीजर है n तो नंबर ऑफ कैपेसिटर इंटीजर होता है, तो उसका मिनिमम वैल्यू इज इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.5, तो इनका मिनिमम जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। तो मतलब क्या हुआ कंक्लूजन, we should connect how many capacitance in the series, 3. 3 capacitor in a series में कितना कनेक्ट करना है वो पता चल गया। now suppose this kind of m series combination and m series combinations are connected in parallel, ऐसा सोचो कि ऐसे m number of combinations are connected in parallel, then कोई मुझे बताएगा what is the resultant capacitance? 1/3. ना, वो तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन का था, ऐसे m number of series combination are connected in parallel, n/3. this kind of m series combination are connected, एक मिनट, are connected in parallel, और parallel लिखना रह गया, are connected in parallel, so this kind of m number of series combination are connected in parallel, तो अब सारे m number of combination को मैंने parallel में कनेक्ट किया, then अब मुझे बताओ कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। एक सीरीज का तो C/n है, ऐसे m नंबर ऑफ कैपेसिटर पर करेगा तो C/n m टाइम्स पैरेलल है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, mc/n. हाँ, एक का सीरीज कॉम्बिनेशन का C/n था और पैरेलल में तो सबका एडिशन होता है, तो कितनी बार एडिशन होगा, m बार, तो इट इज अ m C/n। बट हमको ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि C इफेक्टिव तो कितना लेना है हमको, 2 माइक्रोफेरेड है, एंड हर एक कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफेरेड है। तो फाइनली एंड हमको ये भी पता है कि n का वैल्यू कितना लेना है, हमको 3 लेना है, ये भी पता है कि n का वैल्यू तो हमको 3 लेना है, तो n का वैल्यू 3 लेना है, C इफेक्टिव हमको दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड लेना है, हर एक कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है, ये सारा वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अब यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू m इंटू 1 डिवाइड, तो मतलब ऐसा हुआ कि m इज इक्वल्स टू 6। अब ये m क्या है पता है आपको, m इज द पैरेलल, m सीरीज कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब पैरेलल में कितना ब्रांच है, पैरेलल में कितनी बार आपको कनेक्ट करना है वो शो करता है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, सो वी शुड कनेक्ट 3 capacitor in series and this kind of how many 6 series combo, 6 series combinations
should be connected in parallel to achieve desired combination. So which is shown in below, which is even below. तो मतलब क्या करना है आपको, 3 कैपेसिटर को सीरीज में है और ऐसे कितने कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ऐसे कितने सीरीज कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, 6. तो ये रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन आपको मिल गया कि जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. कौन कौन से 2 कंडीशन, एक तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड होना चाहिए और सभी कैपेसिटर्स के वोल्टेज 400 से एक्सीड नहीं होने चाहिए. तो वो सारा कॉम्बिनेशन, सारा चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. तो नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड फॉर दिस, तो इसको आपको m एंड n का मल्टीप्लीकेशन करना है. तो m का वैल्यू 6 मिला, n का वैल्यू 3 मिला. तो नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड फॉर दिस इक्वल्स टू 18. तो यहाँ पे फाइनल आंसर है. क्वेश्चन ऐसा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड. तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 18. क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? हाँ सर. ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ सर. एग्जाम में पूछते हैं तो आपको इस हिसाब से लिखना है आपको पूरा क्वेश्चन. ओके, लेट अस, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट, मतलब ये मेथड को मैं आपको भेज दूंगा. कि वापस से स्क्रीन शेयर में कर रहा हूँ और यहाँ पे जो नोट्स है वहाँ पे वापस से आ जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर ये 23 खत्म किया, 24, 25 एंड 26 ऑलरेडी है डिस्कस्ड, 27 भी डिस्कस कर लिया है, 28 बाकी है, वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ. 29 को मैंने अलग मेथड से डिस्कस किया हुआ है, ये मेथड से नहीं करना है. 30 को भी डिस्कस कर लिया. 31 आपको मैंने होमवर्क में दिया होगा. 32 डिस्कस कर दिया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का क्वेश्चन था. 33 भी हमने डिस्कस कर लिया है. 34 को मैं अभी होमवर्क में दे रहा हूँ, 34 को मैं अभी होमवर्क में दे रहा हूँ और 35 को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 36 को होमवर्क में दे दिया है. तो मतलब एक ही क्वेश्चन अभी मुझे डिस्कस करना बाकी है, क्वेश्चन नंबर 28. ओके, show that the force on each plate of a capacitor has a magnitude equals to half QE, where Q is the charge on each capacitor and E is the magnitude of electrical field between the 2 plates. And explain why the sign half is there, why the half multiplier is there. तो यहाँ पे 28 के लिए ये मेथड नहीं करना है आपको, अलग मेथड से सॉल्व करना है. 28 में यहाँ पे जो मेथड है वो नहीं करना है. क्वेश्चन पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं. क्वेश्चन ऐसा है कि कैपेसिटर के 2 प्लेट में से कोई एक प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई एक प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स का फॉर्मूला हाफ QE है, ऐसा प्रूव करना है. तो हाफ QE मुझे प्रूव करना है. यहाँ पे जो मेथड है वो हम नहीं करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो उसके लिए वापस से मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ और इसको रब कर रहा हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 28. force by any one plate of a capacitor on other plate. So that is the question. और मुझे ये प्रूव करना है कि उसका वैल्यू हाफ Q इंटू E है. ओके, सॉल्यूशन.
यहाँ पे कैपेसिटर का एक प्लेट है, let this be the positive plate and here this be the negative plate. तो यहाँ पे मैं ये जो नेगेटिव प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट के द्वारा मुझे कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो मुझे फाइंड करना है। पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है वो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि प्लस क्यू है उसका चार्ज, नेगेटिव प्लेट का चार्ज माइनस क्यू है। तो मुझे क्या करना है, मुझे आई वांट टू फाइंड द फोर्स ऑन द प्लेट नंबर 2 बाय द प्लेट नंबर 1। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि प्लेट नंबर 2 जो है वो प्लेट नंबर 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। प्लेट नंबर 2 जो है वो प्लेट 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसको ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा तो बताएगा मुझे। If any charge Q is placed in the electric field E, then how much the force is acting on that charge? बताओ। QE Q into E फोर्स लगेगा, सही बात है। तो अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है फोर्स ऑन हियर, assuming that charges on plates are plus Q and minus Q. Their surface charge density are plus sigma and minus sigma respectively. Okay. Suppose we want to find the force on a plate 2 by plate 1. So here we can assume that plate 2 is in the electric field of a plate 1. So now I can say the force on plate 2 by plate 1. So force on 2 by 1 अगर आपको फाइंड करना है तो चार्ज ऑफ द प्लेट Q2, चार्ज ऑफ प्लेट 2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट 1 आपको लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे फोर्स ऑन 2 by 1 उसका मैग्नीट्यूड मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो चार्ज प्लेट 2 का वैसे माइनस क्यू है बट मैं उसका मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर रहा हूँ, तो अब मुझे प्लस लिख। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट 1 मुझे क्या लेना पड़ेगा, तो कोई मुझे बताएगा प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बताओ मुझे प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एनीबॉडी लिसनिंग? प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं, गलत बात। एक ही प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट इट इज अ इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है। तो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेट 1, और कोई एक प्लेट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला F है उसको F12 को 21 को मैं F बोलता हूँ। तो कैन आई से इट इज अ हाफ Q इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बट इफ यू रिमेंबर
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट, इफ यू रिमेंबर इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। तो वो तो दो प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फाइनली आई कैन कंक्लूड दैट, तो वही तो मुझे प्रूव करना था, वही तो प्रूव करना था कि भाई प्रूव दैट, वही तो प्रूव करना था कि रिजल्टेंट जो फोर्स है वो प्रूव करना था कि वो हाफ क्यू ही है, हाफ क्यू इंटू ई, एंड वही तो मुझे प्रूव करना था। हियर half is present because to find force on any plate we have to consider electric field, we have to consider electric field of only other plate। मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में कंसिडर नहीं कर सकते हम, एक ही का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना होता है। और एक ही का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना होता है इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है इन प्लेस ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज व्हाई द 2 हाफ इज अपीयर ओवर देयर। तो ये हाफ वहां पे है, उसका रीजन ऐसा है कि एक ही प्लेट का आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड कंसिडर करना होता है। तो बिकॉज दूसरे, देखो कोई भी चार्ज है ना, वो खुद के इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा खुद के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। कोई भी चार्ज खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा खुद के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही उसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है। तो दो प्लेट के बीच में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, बट कोई एक प्लेट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचना है तो वो दूसरे का ही सोचना पड़ेगा, तो वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, एंड दैट इज व्हाई द हाफ इज अपीयरिंग ओवर देयर, हाफ इज अपीयरिंग ओवर देयर। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया? यस नो? यस सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहा हूँ।